सुरभि नाम की एक चुलबुली लड़की थी। वह पालन खेत की रहने वाली थी। अपना स्नातक अभ्यास पूर्ण करने के बाद हर बार की तरह वह अपने प्रिय दादाजी के फार्म हाउस पर जाने का प्रोग्राम बना लेती है। सुरभि के पिताजी नेवी मार्केट ऑफिशियल होने के कारण अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। सुरभि की माँ एक अध्यापिका थी। माँ बाप अपने काम काज में व्यस्त रहते होने के कारण सुरभि का ज्यादातर वक्त घर पर अकेले ही बीतता था। इसलिए उसके माता पिता छुट्टियों में हर बार सुरभि को उसके दादाजी के फार्म हाउस पर छोड़ आते थे। सच कहा जाए तो सुरभि की लाइफ में उसका एक ही सच्चा दोस्त था, उसके दादाजी उसे ढेर सारा प्यार देते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। पर एक बार जब सुरभि अपने दादाजी के फार्म पर गई तब उसे एक भयंकर अनुभव से गुजरना पड़ा था, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एग्जाम का आखिरी पर्चा लिखकर घर आते ही सुरभि ने अपना सामान पैक कर लिया। उसकी माँ भी जानती थी कि वह दादाजी के फार्म हाउस जाने के लिए उतावली हो रही है। उसी दिन सुरभि की माँ गाड़ी लेकर उसे अपने ससुर के फार्म हाउस ले गई। पोती और बहू को देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। शाम तक तीनों ढेर सारी बातें करते रहे। फिर खाना खाकर सुरभि की माँ घर लौट जाती है। उनकी जॉब थी, इसलिए उसी दिन वह अपने घर चली आई। रात को करीब 11 बजे सुरभि अपने कमरे में सोने चली गई और दादाजी भी अपने कमरे में सो गए। एक आध घंटा हुआ तो सुरभि को अचानक थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई। उसने खिड़की का पर्दा हटाए और बागीचे की ओर नजर डाली तो एक दिल दहला देने वाला नजारा दिखा। वहां पर गुलाब के पौधों के बीच में एक जवान औरत लेटी हुई थी और उसके हाव भाव से महसूस हो रहा था कि वह लेटे लेटे ही किसी से बात कर रही है। सुरभि को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए वहां पर वो अनजान औरत कर क्या रही थी और किससे बात कर रही थी। कमरे के बाहर जाकर सुरभि ने नजदीक से उसे देखने का फैसला किया। किचन से एक चाकू लेकर वह दबे पांव गार्डन की ओर बढ़ने लगी। अब सुरभि और उस रहस्यमयी औरत के बीच 10 से 11 मीटर की दूरी थी। सुरभि ने गौर किया तो पता चला कि गुलाब के पौधों के पीछे कोई सफेद कपड़ों वाला इंसान बैठा था और उसी से वह औरत बातें कर रही थी। अब सुरभि पड़ताल कर चुकी थी। वह फौरन पीछे हट गई। चूंकि दो लोगों से वह अकेली लड़ नहीं सकती थी, उसने फौरन दादाजी को जगाने का फैसला किया। अभी वह वापस मुड़ ही रही थी कि तभी उसके पांव में जोर का एक कांटा चुभा और वहीं उसकी चीख निकल गई। सुरभि की आवाज सुनते ही उस रहस्यमयी औरत की नजर उस पर पड़ गई। वह बिजली की तेजी से खड़ी हो गई। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें बड़ी लाल, चमकीली और भयानक थीं। चांदनी रात में रात के 12 बजे भी सुरभि को उसकी आंखें इतने दूर से साफ साफ दिख रही थीं। अब सुरभि को एहसास हो चुका था कि वह कोई इंसान नहीं पर कोई अलौकिक जीव है। उसने धीरे धीरे सुरभि की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसे अपनी ओर आती देखकर सुरभि के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह बावली सी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुरभि को इस कदर चीखती देखकर वह भयानक औरत उसके सामने ही गायब हो गई। अब भी झाड़ियों के पीछे वह सफेद कपड़ों वाला इंसान मुंड बनकर बैठा हुआ था। सुरभि ने अंदर आकर तुरंत दादाजी के रूम का दरवाजा खटखटाया, पर दादाजी 10 मिनट तक बाहर नहीं आए। फिर वह जोर जोर से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा एकाएक खुल जाती है। जब वह खुद उनके कमरे में गई तो देखा कि दादाजी कमरे में थे ही नहीं। अब सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा, चूंकि उसे बार बार यह लग रहा था कि कहीं वह सफेद कपड़ों वाला इंसान दादाजी तो नहीं होंगे ना। सुरभि फौरन भागकर बागीचे की ओर गई। वहां उसने देखा कि गुलाब के पौधों के पीछे बैठा आदमी अब खड़ा हो रहा था। सुरभि वहीं पास में आड़ लेकर छुप गई और उसे देखने लगी, और फिर उसका खौफ हकीकत में बदल गया। वह आदमी उसके दादाजी ही थे। सुरभि के दादाजी ने वहां उस जगह पर हाथ फेरा जहां वो भयानक पारलौकिक औरत लेटी हुई थी, और फिर उस मिट्टी जमीन को झुककर होठों से चूम लिया। यह सब देखकर सुरभि के पसीने छूट गए और उसकी जान हलक में अटक गई। इन सब का मतलब था कि उसके अपने पिता के पिता यानी दादाजी एक भूतनी या चुड़ैल के प्यार में थे। कुछ देर सुरभि वहीं छुपी रही। उसके दादाजी उसके पास से गुजरकर अपने कमरे में चले गए। सुरभि भी चुपके से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सुरभि सामान बांधकर घर जाने के लिए तैयार थी।
उसके दादाजी ने एक बार नहीं कहा कि इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो। उन्होंने सिर्फ सुरभि को इतना कहा कि यहाँ की बातें यहीं दफन रहे तो हम सब के लिए अच्छा होगा। शायद दबी जुबान में वह सुरभि को चेतावनी दे रहे थे कि रात की घटना की कहानी किसी और को मत बताना। अगर बता दोगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अपने दादाजी का यह भयानक रूप देखकर सुरभि का दिल टूट गया। जाने से पहले हिम्मत करके सुरभि ने अपने दादाजी से कहती है कि अकेलापन महसूस हो रहा था तो दूसरी शादी ही कर लेते। इन खतरनाक पारलौकिक शक्तियों के झमेले में क्यों पड़ गए। सुरभि के दादा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुराते रहे, जैसे कि वह बिना बोले कहे रहे हों कि इन सब मामलों में बाप के बाप को नहीं सिखाते। कुछ ही देर में सुरभि की माँ वहां उससे लिबाने आ गई। उसने ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी जल्दी घर क्यों लौट रही है बेटा। सुरभि ने कहा कि यहाँ से अब दिल भर चुका है ममा, अब कभी यहाँ लौटकर नहीं आना है, और कारण मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगी। इस घटना के बाद सुरभि और उसकी माँ घर लौट जाते हैं। उसकी माँ रोज पूछती रहती है कि हुआ क्या था, पर सुरभि उस विषय में एक शब्द नहीं बोलती है। उसे अपने दादाजी की दी हुई मीठी धमकी याद थी। करीब एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है और फिर सुरभि के घर चौंका देने वाला फोन आता है। उसके दादाजी की मौत हो चुकी होती है। उनके दूध वाले ने कहा कि वह गार्डन में गुलाब के पौधों के बीच मरे पड़े हैं। सुरभि के पापा को फौरन फ्लाइट से वापस बुला लिया जाता है और यहाँ से माँ बेटी गाड़ी से वहां पहुंच जाते हैं। दादाजी के फार्म हाउस पर पुलिस आ चुकी होती है। सुरभि के दादा अब भी उसी स्पॉट पर पड़े होते हैं जहां वह पारलौकिक औरत लेटी हुई थी। सुरभि के दादाजी की लाश को देखकर लग रहा होता है कि उसके सारे शरीर का खून चूस लिया गया है और उसका शरीर काला फीका पड़ चुका है। वहां मौजूद पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाती है कि उनकी मौत का असली कारण क्या है। पर शायद सुरभि को अंदाजा था कि उसके दादाजी को अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ा। सुरभि और उसके माँ पापा 16 दिन तक वहीं रुके रहते हैं और दादाजी की सारी अंतिम क्रियाकर्म पूर्ण करते हैं। फिर फार्म हाउस को ताला लगाकर वह तीनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। जाते वक्त आखिरी बार सुरभि उस फार्म हाउस की ओर पलट कर देखती है। तब उसने वहां जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि फार्म हाउस की छत पर उसके दादाजी और वह रहस्यमयी पारलौकिक औरत साथ खड़े होते हैं और वह दोनों सुरभि की ओर देखकर हाथ हिलाकर उससे अलविदा बोल रहे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।